हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और मज़े में होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर स्टडी क्लासेस पे और मैं हूं लक्ष्मण यादव। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जो बात करेंगे एनसीईआरटी बुक का क्लास 10th का, और हम लोग जो जानेंगे मैथ का एक्सरसाइज 1 के बारे में कि 1 में जो है वास्तविक संख्या, हम लोग इसको जानने से पहले पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे कि ये संख्या क्या है। ऐसे तो हर एक वीडियो में, जैसे कि कई भी आप लोग पढ़े होंगे या फिर वीडियो देखे होंगे कि एक्सरसाइज 1.1 हुआ, उसके बाद शुरू कर दिए, उसको बनाने लगे, लेकिन उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है अगर वो क्लियर नहीं है तो सवाल कैसे समझ में आप लोगों को आ सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे इस वीडियो में, आज पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग एक्सरसाइज की ओर चलेंगे और क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ठीक है। अगर दोस्तों आपका जड़ मजबूत है तो क्या है, उसका तना मजबूत होगा। अगर तना मजबूत है तो पूरा वृक्ष ठीक रहेगा, नहीं तो आंधी आया फिर उखाड़ के ले गया। तो वो जड़ मजबूत नहीं रहने के बाद ना आंधी आता है और वृक्ष को उखाड़ के ले जाता है। अगर मेरा जड़ मजबूत है तो क्या उखाड़ के ले जा पाएगा? नहीं ले जा पाएगा। तो उसी तरह से हम लोगों को क्या है, जैसे कि हम लोग सवाल देखेंगे इसमें, तो क्या करेंगे, सवाल जैसे देखे अगर समझ में नहीं आया, हाँ आ भी गया, तो 2-4 दिन के बाद भूल जाएंगे। लेकिन जब बेसिक मेरा मजबूत है तो क्या उसको सवाल तो आराम से बना सकते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में क्या करेंगे, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं देर ना करते हुए। और हम लोग जानते हैं पहले, जैसे कि प्रश्नावली 1 में है कि वास्तविक संख्या, तो हम लोग पहले संख्या जानेंगे, उसके बाद संख्या के प्रकार जानेंगे, उसके बाद उनके भेद जानेंगे। तो वो सब को उसका परिभाषा डिटेल में जानेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि एक्सरसाइज की ओर चलेंगे। ठीक है। तो हम लोग पहले जानते हैं कि ये तो हुआ कि चैप्टर का नाम वास्तविक संख्या है। ठीक है। तो पहले हम लोग जानते हैं कि संख्याएं क्या है। हाँ, ये संख्याएं जो है, वास्तविक संख्या आया कहां से। वास्तविक संख्या जैसे कि संख्या जो है, ये संख्या हम लोग जैसे कि देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो गिनती है ये क्या है, एक संख्या ही है ना। तो देखिए अब जैसे कि हम लोग यहाँ पे इसके जो है 2 भेद हैं, इसके 2 पार्ट्स हैं। जैसे कि 1 नंबर में हो गया वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या यानी कि संख्या के 2 हाथ हैं, हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, या तो संख्या के 2 प्रकार हैं, ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं। तो एक हुआ वास्तविक संख्या और दूसरा है हम लोग काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या दोस्तों, ये जो काल्पनिक संख्या है इसका पूरा डिटेल हम लोगों को इंटर में पढ़ाया गया था। ठीक है। तो हम लोगों को अभी इंपॉर्टेंट है कि वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या के बारे में हम लोग अगले मतलब कि 11th में ठीक से एकदम जानेंगे इसको। ठीक है। लेकिन अभी हम लोग फिलहाल सीखते हैं क्या, वास्तविक संख्या, क्योंकि वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1 में जिक्र किया गया है वास्तविक संख्या का ही। तो हम लोग क्या करेंगे, वास्तविक संख्या के ही बारे में पहले हम लोग जानेंगे। ठीक है। तो वास्तविक संख्या के देखिए इसके कई प्रकार हैं। जैसे कि एक है प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, फिर दूसरा है पूर्ण संख्या। ठीक है। फिर तीसरा है परिमेय संख्या, फिर चौथा अपरिमेय संख्या, ठीक है, और उसके बाद है पूर्णांक संख्या। चलिए, ये है वास्तविक संख्या के देखिए 5 प्रकार है। जैसे कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और पूर्णांक संख्या। हम लोग एक एक करके इस सब का परिभाषा जानेंगे, एग्जाम्पल जानेंगे, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 1.1 की ओर चलेंगे। तो पहले चलिए हम लोग प्राकृतिक संख्या चलते हैं। प्राकृतिक संख्या कहते किसे हैं, उसके बाद पूर्ण संख्या की तरफ चलेंगे, उसके बाद तो हम लोगों को प्राकृतिक संख्या कहते किसे हैं। तो देखिए गिनती की गई संख्या को, गिनती की गई संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है। गिनती की गई संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है।
तो जैसे कि गिनती की गई संख्या, गिनती हम लोग क्या करते हैं, अगर किसी बच्चा को बोल दें कि भाई तू गिनती करो, तो वो क्या करने लगता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे गिनती करता है। तो इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, और ये कहाँ तक जाएगा, अनंत तक चल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे, इसकी ETC भी लिख सकते हैं या फिर अनंत तक भी। ठीक है, तो हम लोग जाने कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, गिनती की गई संख्या को प्राकृतिक संख्या। ठीक है, उसके बाद हम लोग अब जानेंगे कि पूर्ण संख्या किसके कहते हैं। बस इसका भी सेम टू सेम इसी का परिभाषा है कि गिनती की गई संख्या के पहले अगर 0 लगा देते हैं तो वो संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या बन जाती है। तो हम लोग इसको लिखेंगे, गिनती की गई संख्या के पहले 0 लगा देने पर वह संख्या पूर्ण संख्या बन जाती है। ठीक है, जैसे कि गिनती की गई संख्या के पहले 0 लगा देने पर वह संख्या क्या हो जाती है, पूर्ण संख्या बन जाती है। जैसे कि हम लोग गिनती की संख्या देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसके पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका एग्जाम्पल जैसे कि हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 और आगे चलते रहेगा इस। ठीक है, देखिए दोस्तों, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि संख्या कभी खत्म नहीं हो सकती। हाँ, हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी लेकिन संख्या कभी खत्म नहीं होगी। तो उसी तरह से गिनती की गई संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, और उसका एग्जाम्पल ये हो गया। और इसके पहले, संख्या के पहले अगर हम 0 लगा देते हैं तो वह संख्या पूर्ण संख्या बन जाती है। ठीक है, तो हम लोगों का प्राकृतिक संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, बच गया परिमेय संख्या। चलिए हम लोग यहाँ पे इसको चलते हैं, परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या आप लोग ने पढ़ा होगा कि वैसी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसको परिमेय संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं या लिखा जाता है। वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या है, या फिर उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे परिमेय संख्या कहते हैं या वो परिमेय संख्या होता है, तो वो परिमेय संख्या है। ठीक है, तो जैसे कि देखिए परिमेय संख्या है कि वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिखा जाता है, लिखा हुआ रहता है या फिर लिख सकते हैं, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल जैसे कि हो जाएगा तो हम लोग जानेंगे कि जैसे कि P/Q के रूप में किसको किसको लिख सकते हैं और किसको किसको नहीं लिख सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, वो 0 1/3, देखिए ये P/Q के रूप में 1/2, इस तरह का जो है ये क्या है, ये इसका P/Q के रूप में ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, और हम लोगों को जैसे कि परिमेय संख्या का एक परिभाषा और मतलब कि जैसे कि वैसी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, लेकिन जहां पे Q बराबर नॉट, 0 का मान P और Q के पूर्णांक होते हैं वो क्या होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हम लोग देखें वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो होता है यानी कि Q का जो मान होता है, Q का जो मान होता है वो 0 के बराबर नहीं होता है। ये हम लोग एक लिखेंगे, वो 0 के बराबर कभी भी नहीं होता है। ठीक है, और यहाँ P और Q है क्या, तो यहाँ पे लिखेंगे PQ एक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है। P और Q क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। ठीक है,
इसके पहले हम लोग बाद में जानेंगे कि पूर्णांक संख्या क्या है। तो चलिए अब हम लोग जैसे कि परिमेय संख्या देख लिए, अब हम लोग क्या देखेंगे, अपरिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या तो आसान है, जैसे कि परिमेय संख्या है तो इसको p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन जब इसका अपरिमेय संख्या का जो परिभाषा होगा, इसी को जस्ट निगेटिव कर देंगे, इसी को क्या करेंगे, जस्ट निगेटिव कर देंगे, कि वैसी संख्या जिसे हम p बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं कि वैसी संख्या जिसे हम p व q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, वैसी संख्या जिसे हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। और दोस्तों इसका एक नोट में और एक लिख लीजिएगा, जैसे कि ऊपर का हम लोग मिटाते हैं, हाँ, आप लोग एक नोट बुक लेके बैठिए और उसको नोट करते जाइए। ठीक है, अभी हम लोगों ने वास्तविक संख्या नहीं जाना है, पहले परिमेय और अपरिमेय संख्या सीख लेते हैं, उसके बाद वास्तविक संख्या पे फिर आएंगे। ठीक है, तो ये इसका जो होगा, जितनी भी संख्या है, ये जो हुआ कि वैसी संख्या जिसे हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। और अपरिमेय का संख्या का जो होगा कि जितनी भी अभाज्य संख्या है, स्टार देके लिख लीजिएगा, कि जितनी भी अभाज्य संख्या है, जितनी भी अभाज्य संख्या है वो सब क्या है, एक अपरिमेय संख्या, वो सब एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। अब हम लोग जानेंगे कि अभाज्य संख्या कहते किसे हैं। तो अभाज्य संख्या वो होता है कि जो खुद के अलावा किसी से ना कटे, यानी कि किसी से भाग ना लगे, खुद के अलावा मतलब कि स्वयं से भाग लगेगा और बाकी बात दूसरे संख्या से वो भाग नहीं लगेगा। जैसे कि हम लोग जानेंगे कि जैसे कि 8 है, ठीक है, 8 में देखिए 2 से भी भाग लग रहा है, 4 से भी भाग लग रहा है, 8 से भी भाग लग रहा है, 1 से भी भाग लग रहा है, तो ये एक अभाज्य संख्या नहीं होगा, ये एक सम संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ये नहीं जानेंगे, हम लोगों को अभाज्य संख्या में से ना कि वैसी संख्या जो खुद के अलावा किसी से भाग ही ना लगे, एक और खुद के अलावा। जैसे कि हम लोगों को जानना है 11 जो है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, देखिए 9 जैसे ही आएगा तो 3 से भाग लग रहा है ना, तो 3 से भाग यानी कि दूसरे से नहीं लगना, तो ये 9 नहीं हो जाएगा। अब देखिए 5 में हम भाग देंगे तो ये किससे भाग लगेगा, 5 और 1 के अलावा और किसी से लग सकता है, नहीं लग सकता है। तो हम अभाज्य संख्या का परिभाषा ये कह सकते हैं कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी से भाग नहीं लगे उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग जानेंगे क्या, वास्तविक संख्या क्या है। हम लोग अपरिमेय संख्या जान गए, अब हम लोग जानेंगे क्या, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, तो वास्तविक संख्या को हम लोग किसे कहते हैं। अब हम लोग जैसे कि देखें, परिमेय तथा अपरिमेय संख्या जितना भी है वो सब क्या है, एक वास्तविक संख्या, सॉरी, परिमेय तथा अपरिमेय से जो मिलकर बनता है संख्या उसको हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। तो इसका परिभाषा किस तरह लिखेंगे हम लोग, तो लिखेंगे परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या से मिलकर बनी संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या से मिलकर जो संख्या बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन इससे घबराना नहीं है,
क्योंकि हम लोग पहले बेसिक जानेंगे तब ना एक्सरसाइज की ओर चलेंगे। तो हम लोगों को जब बेसिक ही पता नहीं है तो हम लोगों को एक्सरसाइज क्या कहता है, ठीक है। चलिए, ये वास्तविक संख्या अब जान गए। आप देखिए इस जो एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज में एक मतलब नाम है, जैसे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय। हाँ, एक नाम है, क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो सूत्र होता है, जो दिया था उन्होंने सूत्र, वो दिया था कि बी क्यू प्लस आर ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर। ठीक है, चलिए, ये दिया था यूक्लिड विभाजन प्रमेय ने, जो कि दिया था एक सूत्र यूक्लिड ने कि बी क्यू प्लस आर, और यही सूत्र पे पूरा जो एक्सरसाइज है और बनेगा। ठीक है, तो हम लोग जान गए सारा परिभाषा को, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, हम मिटाते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो सूत्र था, ए बराबर बी क्यू प्लस आर है। ठीक है, जहां मतलब कि देखिए यहाँ पे जो है b का जो वैल्यू होगा r से, वो क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा, और r का जो यानी कि 0 का जो वैल्यू होगा वो r के बराबर होगा, या तो r से 0 से बड़ा होगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे q है भागफल का और r क्या है, वो शेषफल का। ठीक है, बस इसी के आधार पर पूरा चैप्टर बनेगा। चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर की ओर चलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हम लोगों को, जैसे कि क्वेश्चन प्रश्नावली 1 में क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोगों को क्वेश्चन नीचे शो कर रहा होगा, वहां से पढ़िए और समझिए। हम पढ़ रहे हैं, सुनिए। कहता है निम्नलिखित संख्या का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ठीक है, यूक्लिड विभाजन परिमिका द्वारा, प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके, जो यूक्लिड विभाजन का प्रमेय, जैसे कि 1 नंबर का क्वेश्चन था 135 है और 225 है, ये है सवाल हम लोगों का, और इसको कहा रहा है कि एचसीएफ निकालिए, यानी कि महत्तम निकालने के लिए बोल रहा है, वो भी हम लोगों को ये सूत्र के द्वारा। ठीक है, तो हम लोगों को, चलिए यहाँ पे सूत्र ए बराबर है बी क्यू प्लस आर। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि जो यहाँ पे 225 है, क्या है, 225 और इधर 135 लिख देते हैं। अब बताइए, ये दोनों में से ये बड़ा है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, हमेशा इसको चिन्ह की तरफ दे देंगे। ठीक है, यानी कि इधर मुंह खोल देंगे। अब हम लोगों को देखिए क्या करना है, यहाँ पे इसका सूत्र लगाना है, यानी कि 225 बराबर क्या हो जाएगा, 135। 135 हो गया। अब हम लोगों को 135 से क्या करना है, भाग देना है 225 में। 135 से 225 में जब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा कि 135 से जब 2 बार गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 270 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, 225 है, तो हम लोग एक बार में क्या लिखेंगे, 135, यहाँ से 0 9 कट्टी। ठीक है, तो हम लोगों को जैसे कि देखिए यहाँ Q क्या है, भागफल है, और R क्या है, शेषफल है। तो यानी कि भागफल के जगह पे यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ Q की जगह पे 1 लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा इंटू 1। ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बीच में गुना का चिन्ह है, तो हम लोगों ने लिखा B का वैल्यू जो है कितना है, 135 है, Q का मान है भागफल, यानी कि भागफल मेरा कितना आया, 1 आया, और प्लस, अब देखिए शेषफल का मान कितना, 90, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, 90 ऐड कर देंगे। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो है उठ के यहाँ आ जाएगा, और ये वाला उठ के यहाँ आ जाएगा, तो 135 बराबर 90 गुनी, अब हम लोग क्या करेंगे, 90 से भाग देंगे फिर 135 में, 90 से भाग देंगे फिर 135 में। अगर हम लोगों को कहा जाता कि एचसीएफ निकालिए, यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का, उसमें प्रमेय का नाम नहीं लेता, तो हम लोग क्या करते कि इसमें डायरेक्ट इस पोजीशन से भाग देते हुए इसका एचसीएफ निकाल सकते थे। लेकिन उसमें कहा है कि यूक्लिड का, उसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कीजिए, तो हम लोगों को इसी टाइप से बनाना पड़ेगा। 2 बार में गुना करेंगे तो 180 हो जाएगा, तो 1 बार में 90 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा शेषफल पे। तो हम लोगों को Q की जगह पे क्या मिल गया, 1 मिल गया, तो 1 प्लस, और R के जगह पे क्या मिल गया, 45 मिल गया, ये 45 हो गया। अब देखिए ये 90 उठ के यहाँ आ जाएगा, ये 90 हो गया,
अब देखिए ये 45 उठ के यहाँ आ जाएगा, तो अब 45 से हम लोग क्या करेंगे, 90 में भाग देंगे, 45 दूना 90, ये कटी हो गया। तो 2 बार में देखिए यहाँ पे हम लोग तब तक चलते रहेंगे जब तक कि यहाँ शेषफल का मान 0 ना आ जाए। देखिए यहाँ भी शेषफल का मान 0 आया, तो हम लोगों को तब तक चलते रहना जब तक कि शेषफल का मान 0 नहीं है। और जैसे ही शेषफल का मान 0 आता है और उसके जस्ट ऊपर वाला वही हम लोगों का एचसीएफ होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अतः 135 और 225 का एचसीएफ बराबर 45। ये हो गया आंसर। दोस्तों आप लोगों को जो एग्जाम में बनाना है सेम टू सेम यही प्रोसेस से बनाना है और नीचे में इसी तरह से लिखना है, तब जो एग्जामिनर होगा वो आप लोगों को देखते कहेगा नहीं लड़का जो है पढ़ने वाला है, वो नंबर दे देगा। और हाँ ये जो है ये जो कीजिएगा जस्ट कॉपी के बगल में, ये नहीं कि पीछे के रफ का जो कार्य देता है वहां पे करेंगे। अगर बगल में कीजिएगा तो एग्जामिनर जो है जांच करने वाला वो देखेगा कि हाँ इस तरह किया गया है, तो उसको पता चलेगा। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं और अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको मिटा देते हैं, इसका तो कोई काम है नहीं, आप लोगों इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए 2 नंबर का जो है एक का क्वेश्चन 2 नंबर में है 196 और 38,220। इसका क्या करना है, इसका भी एचसीएफ निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 38,220 196 से ये बड़ा है, इसीलिए हम लोग क्या किए इसका मुंह खोल दिया जाए। अब यही सूत्र यहाँ पे लिखे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और ए की जगह पे क्या आ जाएगा 38,220 बराबर बी के जगह पे क्या आ जाएगा 196 गुनी। अब क्या करना है 196 से भाग देना है 38,220 में। तो जैसे कि 38,220 में जब भाग देंगे तो क्या बार में लगेगा भाग, देखिए हम लोगों को ऐसे करना है। एक बार में 195 आ गया, सॉरी 196 आ गया, एक बार में कितना आया 196, ये घट के आ जाएगा यहाँ पे 6, यहाँ पे आ गया 7 और यहाँ हो जाएगा 8, ये हो जाएगा यहाँ पे 2 में 1 गया 1 बचेगा, यानी कि 186 हम लोगों का बच गया। ऊपर से क्या उतरा 2 उतरा। अब गुना कीजिए इसको, तो गुना करेंगे तो कितना बार में लगेगा 8 बार में करेंगे तो मान लीजिए इसको 200 है, ठीक है, 8 बार में करेंगे तो कितना हो गया 8 दूनी 1600, 9 बार में करेंगे 9 दूनी 1800। तो 196 को क्या करेंगे 9 बार गुना करेंगे, 9 छक्के 54 के 4 हासिल 5, 9 में 81 और 5 86, 8 बच जाएगा, 9 का 9 8 17, ये आ गया 1700 आएगा, हाँ 1764। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये 1764 हो गया। अब यहाँ पे क्या बार में खिलाए थे 9 बार में, यहाँ घटाइए, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा यहाँ से 5 गया 9 और ये कट्टी ऊपर से उतर जाएगा 0। अब 196 को कितना बार गुना करेंगे 5 बार गुना कर, 6 पंचे 30, 3 9 पंचे 45, 3 48, 4 9 9। देखिए 5 बार में ये पूरा पूरी कट गया, 5 बार में क्या हुआ पूरा पूरी ये कट गया। तो हम लोगों का यहाँ पे जो हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 195 0। देखिए यहाँ पे जो r का मान निकला हम लोगों का क्या निकला 0 निकला, और यहाँ पे जो q का मान आया यानी कि भागफल का मान कितना आया 195। तो हम लोगों को ये जो हुआ ये जो है ये ही हम लोगों का एचसीएफ निकल गया। तो हम लोग लिखेंगे अतः 196 और 38,220 का HCF बराबर 196 है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन में है 867 और 255। क्वेश्चन नंबर 3 867 और 255।
55, ठीक है। 867 और 255 सेम टू सेम वही प्रोसेस करना है हम लोगों को। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो 867 और 255, ये इससे बड़ा इधर मुंह खोल देंगे और इसके जगह पे 8 6 7 बराबर 255, भाग दीजिए 255 को 867 से, 3 बार में खिलाते हैं। 5 या 15 का 5 हासिल 1, 5 या 15 एक 16 का 6 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, 765 आ गया। इसमें घटाएंगे 2, यहाँ 0 यहाँ 1, 102 आ गया। फिर 255 इससे भाग देंगे, ये आ जाएगा कितना। चलिए हम लोग एक एक स्टेप करके जाते हैं। 255 गुनी, ये भाग कम होने गया 3, फिर जोड़ 102 आया, ठीक है। फिर हम लोगों को ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, तो 255 बराबर क्या आ गया 102 गुनी। अब 102 से इसमें जैसे ही भाग देंगे 2 बार में तो क्या आ जाएगा 204 आ जाएगा। यहाँ आ गया 1, यहाँ आ गया 5, यहाँ कट गया, यहाँ आ गया 2 प्लस और शेषफल यानी कि आर का मान। अब देखिए 102 यहाँ आ गया, 51 यहाँ आ गया, ये 2 उसके बाद गुनी 51 से जब भाग देंगे 102 में तो 2 बार में देखिए पूरा पूरी कट रहा है, ठीक है। तो हम लोगों को 51 गुनी 2 प्लस 0 और 0 के जस्ट ऊपर वाला एचसीएफ वही होता है हम लोगों का, ठीक है। तो हम लोग फिर से यहाँ लिखेंगे, अतः 867 और 255 का एचसीएफ बराबर कितना आ गया 51, यही हम लोगों का आंसर है। तो दोस्तों आप लोगों को जो एग्जाम में सेम टू सेम यही प्रोसेस से लिखना है ताकि एग्जामिनर आपको नंबर दे सके, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं, फिर अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हम लोग अब देखेंगे क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन कहता है, चलिए गौर करके पढ़िए इसको ध्यान से और समझिए। कहता है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, कह रहा है 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 है, ठीक है। कहता के रूप में होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, इसको प्रूव करके दिखाना है कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक जो होता है क्या इस रूप में वो सच में होता है या नहीं होता है, वही कर रहा है। जहाँ पे हम लोगों को q का क्या करना है, मान निकालना, ठीक है। चलिए अब हम लोग जानते हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि माना कि a, यहाँ पे a का ही वैल्यू दिया हुआ था ना, हाँ। तो हम लोगों को जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ था, जैसे कि हम लोगों का यहाँ पे a बराबर 6q + r है ना, यहाँ पे देखिए 6q प्लस ये r का यानी कि a का वैल्यू दिया हुआ है। तो हम लोगों को a का क्या मानना है, तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे, माना कि a एक विषम पूर्णांक संख्या है जो 6 से क्या है, बड़ा है, जो कि 6 से बड़ा है, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे हम लोगों को लिखना है अर्थात b बराबर क्या हो जाएगा 6 होगा, BQ + R, b बराबर यहाँ 6 हो गया और हम लोगों को r बराबर कितना है 3, ये लिख देंगे। अब हम लोग चलेंगे, अतः 6 से जो का जो शेषफल होगा, जैसे कि यहाँ पे लिखेंगे, अतः शेषफल जो होगा, शेषफल 6 से हमेशा क्या होगा, कम होगा, 6 से क्या होगा, हमेशा कम होगा। अतः शेषफल जो होगा 6 से हमेशा क्या होगा, कम होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए b का वैल्यू दिया हुआ है 6, तो r का वैल्यू तो हमेशा कम ही होगा ना। चलिए अब हम लोग यहाँ पे लगाते हैं केस 1 यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है, a बराबर BQ + r, यही है ना। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोगों को जो करना है r का मान 10 लेना है,
आर का मान क्या लिया, केस 1 में क्या करेंगे, आर का मान 0 लेंगे, फिर आर का मान 2 लेंगे, 1 लेंगे, 3 लेंगे और इस तरह से इसको देखेंगे। तो चलिए आर का 0 ले रहे तो हम लोगों को यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे ए का वैल्यू कितना था, सॉरी यहाँ ए का वैल्यू दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ ए बराबर 6, बी का वैल्यू तो दिया हुआ है ना। उसके बाद क्यू, क्यू क्या है, क्यू क्या है, क्यू का मान नहीं दिया है, तो हम लोग 6 प्लस आर का वैल्यू दिया हुआ, आर का यहाँ पे 3 लेंगे, सॉरी यहाँ पे आर का वैल्यू 0 लेना है, ठीक है, आर का वैल्यू 0 लेना है, ठीक है। तो आर का वैल्यू हम लोगों को 0 लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 6 प्लस 0, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बराबर हो जाएगा क्या, 6 ए बराबर क्या हो जाएगा, 6 ठीक है। ये देखिए यहाँ पे जो हुआ, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे चूंकि क्यू कोई भी पूर्णांक हो उसे 6 से गुणा करने पर वो सम संख्या बन जाती है। देखिए क्यों कोई भी पूर्णांक हो, हाँ उसको क्या करेंगे, 6 से जब गुणा करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, सम संख्या बन जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, अर्थात ये सम संख्या है, आपको प्रूफ करके दिखा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 6q, ठीक है, q कोई भी पूर्णांक हो, q का मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 इस तरह से लेते हैं, ठीक है। तो 6 गुनी 1 करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, जो कि 6 एक सम संख्या है। 6 गुनी 2 लेंगे तो 6 दूनी 12, 12 भी एक सम संख्या है। 6 गुनी 3 यानी कि क्यों ये जो विषम संख्या है ना, लेकिन जब इसको गुना करेंगे 6 3 18 जो कि सम संख्या है। 6 गुनी 5 30 ये भी सम संख्या है। 6 गुनी 6 36 ये भी सम संख्या है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः क्यों कोई भी पूर्णांक हो उसे 6 से गुना करने पर वो क्या होता है, सम संख्या बन जाती है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा बगल में स्टार देके, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग देखिए केस 2 की ओर चलेंगे और केस 2 में लिखेंगे यहीं पे केस 2, इसमें आर का मान कितना लेगा 1, ए बराबर 6q प्लस आर है ना, bq प्लस आर। तो ए का मान जो हो जाएगा यहाँ पे क्या होगा 6q प्लस 1, 6q प्लस 1। ये देखिए 6q प्लस 1, यहाँ पे देखिए ये एक सम संख्या हुआ ना, क्या हुआ, ये एक सम संख्या हुआ। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं सम जोड़ विषम। विषम कहाँ से लाए, एक क्या है, एक विषम संख्या। और जब सम संख्या में कोई विषम संख्या जोड़ेंगे, जैसे कि 2 क्या है सम संख्या और 3 क्या है एक विषम संख्या, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 5, और ये क्या है एक विषम तो संख्या ही है। तो आप जैसे कि यहाँ पे 4 है जोड़ 9 है, 9 क्या है एक विषम संख्या, 4 एक सम संख्या, तो 9 4 13 हो गया ना, 13 क्या है एक विषम संख्या है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं अर्थात ये क्या हो जाएगा विषम संख्या, विषम संख्या। ये समीकरण मान लीजिए, ये तो ये जो था फर्स्ट है, समीकरण फर्स्ट को मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आया क्या हम लोगों का सम संख्या, लेकिन यहाँ क्या आया विषम संख्या आया। चलिए आगे देखते हैं। आगे अब लेना है हम लोगों को, इसको मिटा देते हैं यहाँ पे इधर, ठीक है। आगे अब केस 3 में क्या लेना है कि आर का मान 2 लेते हैं, यहाँ पे लिखिए केस 3, ठीक है। और आर का मान यहाँ पे क्या लेंगे 2 लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बराबर 6q प्लस आर होगा। तो ए बराबर 6 और q का मान क्या है, q ही है, आर का मान 2 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो हुआ आर का मान कितना हो गया 2 हो गया, तो यहाँ पे जो 2 होगा देखिए ये एक सम संख्या है ना, अभी प्रूफ करके दिखाए थे कि अगर q को 6 में अगर q का मान कुछ भी रखेंगे और गुना करेंगे तो वो एक सम संख्या हो जाएगा। और ये भी एक क्या है सम संख्या है। और जब दोनों को जोड़ेंगे, जैसे कि यहाँ पे सम संख्या कुछ भी लीजिए 4 और 8 लेते हैं दोनों, 8 4 कितना हुआ 12 हुआ, 12 लेते हैं 16 लेते हैं, 16 28 हुआ। तो ये सब क्या है एक सम संख्या है ये सब।
तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ये एक सम संख्या ही आएगा ना। तो हम लोग इसको लिख देते हैं कि ये जो पूरा वैल्यू आएगा ये क्या आएगा, एक सम संख्या आएगा। ठीक है, देखिए हम लोगों ने जब सम संख्या रखा था तो सम संख्या आया, यहाँ भी सम संख्या रखा था तो सम संख्या आया, लेकिन जब विषम रखा तो विषम आया। ठीक है, अब केस 4 की तरफ चलते हैं। केस 4 और आर का वैल्यू 3 लेंगे यहाँ पे आपकी बात। ए बराबर 6 प्लस, तो यहाँ पे ए बराबर क्या हो जाएगा 6 प्लस 3। अब देखिए ये सम संख्या और ये विषम संख्या, अभी बताए कि सम संख्या में कुछ भी विषम संख्या जब जोड़ेंगे तो उसका विषम संख्या ही आएगा। तो जैसे कि यहाँ पे विषम संख्या क्या है, ये सम संख्या अभी बताए थे कि मतलब 6 से गुना करने पर वो सम संख्या बन जाती है। तो यहाँ पे 6 जोड़ 3 लेंगे तो कितना हो गया 9। अगर 3 यहाँ पे 8 जोड़ अगर लेते हैं 11 एक विषम संख्या, तो ये कितना हो गया 11 और 19 हो गया, जो भी विषम संख्या, तो ये आ गया एक विषम संख्या। ठीक है, चलिए अब चलते हैं केस 5 की तरफ। केस 5 की तरफ, और अब की बार क्या करेंगे, आर का वैल्यू क्या करेंगे 4 लेंगे। तो यहाँ पे ए बराबर क्या हो जाएगा 6 प्लस 4, ये एक सम संख्या है, ये भी सम संख्या है। और जब दोनों को जोड़ेंगे तो यानी कि ये सम संख्या जोड़ सम संख्या, तो वो आ जाएगा एक सम संख्या ही आएगा ना, तो वो आ जाएगा एक सम संख्या ही। अब हम लोग क्या करेंगे केस 5 की तरफ चलते हैं, केस 6 की तरफ, और यहाँ पे आर का वैल्यू क्या करेंगे 5 लेंगे। आर का वैल्यू 5 लिए तो ए बराबर क्या हो जाएगा 6 प्लस 5, 6 प्लस 5। अब देखिए यहाँ पे 6 है ना, ये एक सम संख्या था, ये एक विषम संख्या था, और सब जब सम संख्या में विषम संख्या जोड़ते हैं तो उसका आंसर क्या आता है विषम संख्या। ये क्या आ गया एक विषम संख्या, एक विषम संख्या। तो हम लोग इसको मान लेते हैं समीकरण सेकंड, इसको मान लेते हैं समीकरण थर्ड। अब आप ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे समीकरण फर्स्ट माने इसको सेकंड माने, फिर ये कहाँ चल गया, ये कहाँ चल गया, ये कहाँ चल गया। तो इसी सब को क्यों माना है, क्योंकि ये एक सम संख्या है, ये विषम संख्या है। तो हम लोगों ने क्या किया कि विषम संख्या को ही समीकरण फर्स्ट सेकंड थर्ड मान रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे सम संख्या था इसको माना, कुछ नहीं माना, लेकिन यहाँ पे विषम संख्या आया तो इसको समीकरण फर्स्ट मान लिए, फिर यहाँ पे विषम संख्या आया तो इसको समीकरण सेकंड मान लिए, यहाँ पे भी विषम संख्या आया समीकरण थर्ड मान लिए। ठीक है, सम संख्याओं के नहीं मान, हम लोगों को विषम संख्या प्रूव करके दिखाना है, तो वही हम लोग मान रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा, अब हम लोगों का ये स्पष्ट होता है कि देखिए 6 प्लस 5 एक विषम संख्या। अब ये विषम संख्या कहाँ से है, देखिए इसमें कुछ भी ये सम संख्या है ना, अभी बताए थे कि 6 में अगर q का मान कुछ भी गुना करने पर वो सम संख्या बन जाती है। मान लीजिए कि ये 100 है, ठीक है, इसमें क्या करेंगे एक विषम संख्या जोड़ेंगे, 101 विषम संख्या, तो हो जाएगा टोटल कितना 201, और 201 क्या है एक विषम संख्या है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखे थे विषम संख्या। ठीक है, चलिए अब इसको जो है अब हम लोगों का आंसर लिखना है इस तरह से, इसको मिटा देते हैं, आप लोगों को समझाने के लिए इस तरह लिखे थे। अब हम लोगों को जो आंसर में क्या लिखना है, तो आंसर में लिखेंगे हम लोग कि सभी समीकरण सॉरी यहाँ पे लिखिए समीकरण का नाम ही पहले लिख देते हैं। समीकरण किससे 1 कोमा और किससे 2 और 3 है ना, समीकरण 2, 3 और 1 से ये स्पष्ट होता है, से यह स्पष्ट होता है कि सभी धनात्मक विषम पूर्णांक जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप में होता है। आप लोग को समझ में आ गया होगा हमको। जैसे कि हम लोग देखें
कि जब किसी भी धनात्मक पूर्णांक को लेते हैं तो वो क्या आता है, सॉल्यूशन करने के बाद विषम संख्या आता है। और यहाँ पे वही कह रहा था कि सभी धनात्मक जो विषम संख्या क्या इस रूप में होते हैं। तो देखिए यहाँ पे 6 q+1 जब धनात्मक पूर्णांक हम लोग लिए थे विषम संख्या, एक विषम संख्या, जैसे कि एक लिए थे विषम संख्या, ठीक है। यहाँ पे भी जो 3 लिए थे क्या लिए थे, एक विषम संख्या है। यहाँ पे जो 5 है ये क्या है, एक विषम संख्या है। तो धनात्मक है ना, तो ऋणात्मक क्या हो जाएगा, -3 -1 -5, ये सब ऋणात्मक संख्या है। लेकिन हमको बोला गया था कि धनात्मक विषम संख्या लेने के लिए, तो ये धनात्मक हो गया, ठीक है। और जब ये लिए तो कह रहा था क्या ये सॉल्यूशन करने के बाद ये आता है। तो हम लोगों ने देखा कि जब धनात्मक पूर्णांक 1 लिए विषम संख्या तो ये आया, देखिए यहाँ पे आया था ना। और जब धनात्मक पूर्णांक 3 लिए थे तो ये आया था। और जब धनात्मक पूर्णांक विषम संख्या 5 लिए थे तो ये आया था। तो हम लोगों ने 2 क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये एक सम संख्या और हम लोगों को सम नहीं बोला गया था, कहा गया था विषम पूर्णांक लेने के लिए, ठीक है। तो हम लोगों ने कहा कि अतः जो है सभी समीकरण फर्स्ट सेकंड थर्ड से यह स्पष्ट हो गया, प्रूफ करके इसको दिखा रहे हैं, स्पष्ट हो गया कि सभी धनात्मक पूर्णांक जो है इसके बराबर यानी कि इसके रूप में होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तीसरा नंबर, वो कहता है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना मतलब आर्मी जिसको हम लोग बोलते हैं, जो हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, जवान, ठीक है। तो वो है कि टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड में के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। हम लोगों को क्या करना है, बस कुछ नहीं करना, दोनों का एचसीएफ निकाल देना है। दोनों का क्या करना है, हम लोग को एचसीएफ निकाल देना है, ठीक है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि परेड जैसे कि दिया हुआ था, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अधिकतम और न्यूनतम। पहले ये दोनों लिख लीजिए, अधिकतम को हम लोग एलसीएम से, न्यूनतम को एलसीएम से, और अधिकतम को क्या करेंगे एचसीएफ से। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अधिकतम, हमको अधिकतम बोला गया, ठीक है। तो अधिकतम के लिए क्या करेंगे हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। तो इसका जो हो जाएगा यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रश्न से नीचे लिखेंगे हल, या फिर यहाँ पे लिख दीजिए हल। चलिए इसमें कह रहा है कि एचसीएफ हमको किसका किसका निकालना है, 616 और 32 का ना, इसका एचसीएफ हमको पूछा गया, ठीक है। बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है। क्या था इसका सूत्र, A बराबर BQ + R। ए के जगह पे कितना दिया 616, बी के जगह पे कितना दिया 32, क्यू के जगह पे हमको पता नहीं है, तो 32 भागा 616, 32 दूना 64 हो जाता है। तो ये एक बार में खिलाएंगे 32 हो जाएगा, यहाँ 11 आएगा, 9 बचेगा, यहाँ पे कितना आएगा 5 में ये 2 बच गया, ऊपर से उतरा कितना 6 बच गया। कितना बार गुना करना पड़ेगा, 32 को 9 बार गुना करते हैं, 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1, 9 27 28, 288। 9 बार गुना करने के बाद कितना आ गया 288। तो ये आ गया 8 और ये कट्टी हो गई, जो कट्टी होगी, यानी कि Q का जो वैल्यू आया हम लोगों का 19 आया और R का वैल्यू 8 आया। तो ये यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे आ गया 19 ना, गुनी क्या होगा सर, यहाँ पे 8 होगा ना, ये 8 यहाँ पे आएगा गुनी। जब 8 से भाग देंगे 32 में तो 8 चौके 32, यानी कि 4 बार में कट जाएगा, 4 + 0, और 0 के ऊपर वाला जस्ट एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ हम लोगों का क्या आ गया, यहाँ पे 8 है। तो हम लोग कह सकते हैं कि उसका जो टुकड़ी होगा वो कितना होगा 8 टुकड़ी होगा, और यही हम लोगों का क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके
दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। ठीक है, जैसे कि संकेत में हम लोगों को नीचे दिया हुआ है, यह मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q+1 3q+2 3q के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। सेम 1 नंबर क्वेश्चन की तरफ है, बस उसमें कह रहा था कि 6q+1 के रूप में होता है या नहीं होता है, और इसमें कह रहा है कि 3m या 3m+1 के रूप में होता है या नहीं होता है, यही हम लोगों को दर्शाना है। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 लिख, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन कहाँ चलेंगे, चलिए क्वेश्चन है, देखिए हम लोगों को क्या करना है, 3m और 3m+1 प्रूफ करके दिखाना है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पहले माना कि a एक पूर्णांक संख्या है। माना एक पूर्णांक लेते हैं, a बराबर पूर्णांक के लिए या पूर्णांक संख्या है, जो भी लिख सकते हैं। तो b बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, 3 आएगा। क्यों हम 3 मानेंगे, 3 ही क्यों मानेंगे, यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, लेकिन b को हम लोग क्या करना है, 3 मानना है। ऐसे क्यों मानेंगे, क्योंकि जब हम 3 का स्क्वायर करेंगे ये कितना आएगा, 9 आएगा, और इसको जब तोड़ेंगे तो 3 × 3 आएगा, जो कि m हम लोगों को 3m ही लाना है। ठीक है, लेकिन इधर अगर 25 लेते हैं या फिर 5 लेते हैं, 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है। ये तो लाना नहीं है हम लोगों को, इसीलिए हम लोगों ने b का जो वैल्यू लिया वो 3 लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, अर्थात हम लोग लिख सकते हैं, अर्थात r का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 0 1 2 होगा ना, क्योंकि r का जो वैल्यू होगा 0 1 2 हुई, क्योंकि b से ये तो हमेशा कम रहता है, तो ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक है, और हम लोग फर्स्ट नंबर में कैसे देखे थे, केस 1 केस 2 करके, तो इसमें भी हम लोग केस 1 लेंगे और इसमें लिखेंगे r का मान 0 लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, इसी तरह से देखेंगे। तो यहाँ पे r का मान 0 लिखिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a बराबर BQ+R होगा, और हम लोगों को a बराबर क्या दिया है, b का मान कितना दिया है, 3 दिया है ना, ये 3 आ गया, और q का मान क्या दिया है, q का उसमें बोला गया है कि m लीजिए, यहाँ पे 0, यहाँ तो क्या हो गया, 3m हो गया। चलिए ये 3m हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ये हम लोगों को क्वेश्चन में ही बोला गया था, यहाँ क्या हो जाएगा, a² हो जाएगा और यहाँ 3m का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 3m का जब होल स्क्वायर हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, a² बराबर क्या हो जाएगा, 9m² हो जाएगा, 3 3 9 और m² हो गया, और इसको जब तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 3m² हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, चूंकि माना कि 3m² बराबर m, इसी को मान लिए m। ठीक है, तो ये इसको जब मान लिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m² बराबर 3, और इसको m माने तो ये m हो गया। चलिए ये हो गया। अब हम लोग केस 2 की तरफ चलते हैं। ठीक है, केस 2 की तरफ जब चलेंगे, इसको मिटा देते हैं, ये तो 3 नंबर का था। केस 2 में हम लोगों को क्या लेना है, r का मान 1 लेना है। केस 2 में r का मान क्या लेना, 1 लेना है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, a बराबर 3
3m+1 हो जाएगा। और इसको क्या कहता है, दोनों तरफ वर्ग करने पर ना, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर तो ये हो जाएगा a² बराबर 3m+1 का होल स्क्वायर। ये देखिए a और प्लस बी यानी कि a+b का होल स्क्वायर पे ये टूट गया ना, तो इसका सूत्र क्या होता है, a² यानी कि 3m का होल स्क्वायर प्लस b² प्लस 2a यानी कि 3m b यानी कि 1। ये a² बराबर क्या हो गया, 9m² हुआ प्लस 1 प्लस 3 दूनी 6m। यहाँ से कॉमन कुछ आएगा, इसको सजा देते हैं थोड़ा, 6m इधर लिख देते हैं, 1 इधर लगा, इन दोनों से कॉमन लीजिए तो a² बराबर क्या आ जाएगा, 3m को कॉमन ले लिए, ठीक है। तो यहाँ क्या है बचा, 3m बचा, और यहाँ पे क्या बच गया, 2 बच गया ना, इधर प्लस 1। अब हम लोग क्या करेंगे कि 3m प्लस यहाँ पे जो 1 है, तो हम लोगों को क्या करना है कि पूरे को m मान लेना है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इस जगह नीचे में, या फिर इस जगह लिखे, माना कि 3m+2 बराबर m, माना कि इतना बराबर m माना इसको, ठीक है। इसको क्या माने हैं, m माने। यहाँ पे क्या हो जाएगा, a² बराबर 3m, इसको तो यहाँ पे m ही माने थे ना सर। यहाँ पे जो है हम लोगों को 3 कॉमन लेना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3m² हो जाएगा और यहाँ पे 2m हो जाएगा। तो हम लोगों को 3m और 2m को m मानना है, तो ये हो जाएगा क्या 3, और ये जब पूरे को m माने तो क्या हो गया m+1, ये आया ना। हम लोगों को तो लाना तो यही था 3m+1, तो ये क्या हो जाएगा, समीकरण सेकेंड, ये समीकरण फर्स्ट। चलिए केस 3 अब लिखते हैं। केस 3 में क्या लेना है, r का मान 2 लेना है, r का मान 2। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 3m+2, दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर ये हो जाएगा a² बराबर 3m+2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा a² बराबर a² यानी कि m² प्लस b² प्लस 2ab यानी कि 2, ये हो गया। ये क्या हो जाएगा, 9m² प्लस 4 प्लस 3 6 12m, ठीक है। इसको मिटा दें हम लोग, समीकरण फर्स्ट को लिख, इसको मिटा देते हैं, समीकरण फर्स्ट से हम लोगों को काम है। चलिए तो यहाँ पे जब इसको लिख लिए तो यहाँ पे क्या है, a² बराबर 9m² प्लस 4 प्लस 12m। इसमें क्या करना है, अब हम लोगों को कॉमन लेना है, ठीक है। तो कॉमन क्या लेंगे, यहाँ से 3 लीजिए, इसको सजा सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 9m² प्लस 12m प्लस 4, और यहाँ से जब 3 कॉमन लेंगे, यहाँ a² बराबर क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ पे 3m² बचेगा प्लस यहाँ 4m बचेगा और प्लस 4 हो जाएगा यहाँ, ठीक है। देखिए ये क्या हो गया, ये पूरा को क्या करना है हम लोगों को, ये पूरा को क्या करना है हम लोगों को, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये जो दिया हुआ है, हाँ, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3+1 लिख सकते हैं। यहाँ से 3 बाहर आ गया तो 3m बचा, 3m², यहाँ से भी 3 बाहर आ गया तो 4m बचा, और यहाँ से भी 3 बाहर आ जाएगा तो 1 बचेगा, यानी कि +1, ये हो गया। ये बाहर बच जाएगा ना, +1, क्योंकि इसके रिलेशन में तो ये है नहीं। तो a² बराबर क्या हो जाएगा, इस सबको क्या करना है, m मान लेना है ना। तो यहाँ पे लिखिए
3m² प्लस 4m को m माना, यहाँ हो जाएगा 3m प्लस 1, ये समीकरण थर्ड हो गया। ठीक है क्वेश्चन। अब तो ये हम लोगों का 3m प्लस 1 ये समीकरण थर्ड हो गया। हम लोगों को क्वेश्चन तो यही कर रहा था ना कि 3m बराबर 3m प्लस 1 होता है कि नहीं होता, वही हम लोगों को प्रूव करना था। तो देखिए यहाँ पे समीकरण फर्स्ट में कितना आया, 3m आया। समीकरण सेकंड का है, समीकरण सेकंड में भी क्या आया, वर्ग करने के बाद 3m प्लस 1 आया, और इसमें भी वर्ग करने के बाद 3m प्लस 1 आया। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक को वर्ग करने पर हमको क्या मिलता है, 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है, या मिलता है। ये वो ठीक है। चलिए, जैसे आप लोगों को, हमको उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया, क्योंकि हम लोगों को क्या करना था, ये कह रहा था कि जब कोई धनात्मक पूर्णांक को वर्ग करते हैं तो क्या 3m मिलता है या फिर 3m प्लस 1 मिलता है, यही कह रहा था हम लोगों को प्रूव करने के लिए। तो हम लोगों ने केस 1 में क्या क्या, m का वैल्यू 0 एक बार लिया, सॉरी r का वैल्यू 0 लिए, फिर 1 लिए, 2 लिए और 3 लिए। तो हम लोगों का वही वैल्यू आ गया जो कि वो कह रहा था कि ये निकलता है या नहीं, या होता है या नहीं। तो हम लोगों का 1 में आया था कि जब 0 लिए तो 3m आ गया था, और केस 2 में जब लिए तो यहाँ पे 3m प्लस 1 आ गया, और 3 में जब 2 वैल्यू लिए तो 3m प्लस 1 यहाँ भी आ गया। तो हम लोगों को यही प्रूव करना था। ठीक है, चलिए अब इसको देखते हैं, मिटाते हैं फिर तब तक। चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का घन। सेम क्वेश्चन है, यानी कि 4 नंबर का क्वेश्चन में कह रहा था कि स्क्वायर करने के बाद जो वैल्यू आता है 3 प्लस 3m और 3m प्लस 1 आता है कि नहीं आता है, वो कह रहा था। और इसमें कहता है कि घन करने पर 9n और 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 आता है कि नहीं आता है, वही करना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, माना कि a धनात्मक पूर्णांक है। तो यहाँ पे r का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, सॉरी b का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, b का वैल्यू है ना, अर्थात b का वैल्यू जो होगा क्या लेना है हम लोगों को, 3 लाना है। b का वैल्यू 3 हो जाएगा। तो अर्थात हम लोग यहाँ पे लिखेंगे r का जो वैल्यू होगा 0 1 2, इसके आगे तो जाएगा नहीं क्योंकि b से हमेशा ये कम रहता है। हाँ, तो कहता है कि 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, यही हम लोगों को प्रूव करके दिखाना है, यही ना। चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें ये ले लिए, तो हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक है, a बराबर BQ प्लस R। तो हम लोगों को यहाँ पे लिखना है केस फर्स्ट। और केस फर्स्ट में क्या करना है, r का वैल्यू जो लेना है हम लोगों को, क्या लेना है, r का वैल्यू 0 लेना है। यहाँ a बराबर क्या हो जाएगा, b का वैल्यू 3 है, q का वैल्यू तो हमको m लेना है, प्लस r का वैल्यू 0 हुआ। तो a बराबर यहाँ क्या आ गया, 3m आया। चलिए, ये 3m आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे कि दोनों तरफ घन करने पर, यहाँ क्या हो जाएगा, AQ बराबर 3m का होल क्यूब, ये हो जाएगा AQ बराबर क्या हो जाएगा, 3 या 9 या 27 m³। ठीक है, इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 गुणित 3 करेंगे तो ये हो जाएगा। तो AQ बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ 3 9m³ होगा। और हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 9m³ को, सॉरी इसको इधर लिखना है,
यहाँ 3 आ गया, तो यहाँ पे हमको लिखना है 3m³ को m माना, ठीक है। तो 3m³ को m जब माने, 3m³ के m माने, तो यहाँ a³ बराबर क्या हो जाएगा, 9m होगा। इस समीकरण फर्स्ट हो गया। चलिए केस 2 लिखते हैं। अब केस 2 में r का वैल्यू 1 लेना है, ठीक है। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 3m+1 हो जाएगा, यानी कि a³ प्लस r b³ प्लस r जो होता है, दोनों तरफ डायरेक्टली लिखते हैं घन करने पर, दोनों तरफ घन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ a³ हो जाएगा और 3m+1 का होल क्यूब हो जाएगा, यानी कि a प्लस बी का क्या हो जाएगा, यहाँ पे होल क्यूब हो जाएगा। इसका सूत्र होता है a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3b²a, ये होता है इसका सूत्र। तो देखिए ये जब इसका सूत्र हो गया तो क्या करना है हम लोगों को, इसी सूत्र पे इसको बैठा देना है। तो हो जाएगा क्या, a³ यानी कि 3m का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू a² यानी कि 3m का होल स्क्वायर, b में है 1 प्लस 3b² यानी कि 1 का होल स्क्वायर इंटू a के जगह पे है 3m। इसको सॉल्व कीजिए, a³ बराबर हो जाएगा 3 × 9 = 27 m³ प्लस 1 प्लस 3 × 9 = 27 m, यहाँ भी हो जाएगा, ठीक है, 27m² प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 × 9 m, यही होगा। अब जो है इसको क्या करना है, यहाँ से हमको कॉमन लेना है, यही ना। इसको तोड़िए, तो इसको जब तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 × 9 आएगा, 9 × 3, यहाँ भी 9 × 3, 3 × 9 = 27। अब इसको जो तोड़ना है, ये हो जाएगा क्या, 9 × 3m³ ठीक है, प्लस 1 प्लस ये हो जाएगा 9 × 3m³ ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 9m तो है ही, प्लस के बाद ना सबसे कॉमन लीजिए, तो a³ बराबर 9 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा 3m³ ठीक है, प्लस यहाँ भी 3m³ बच जाएगा और यहाँ पे प्लस 1 बचेगा, ठीक है। ये प्लस 1 बच गया, इसको यहाँ पे जो है 1 है इसको बाहर लिख देते हैं, ठीक है। और ये पूरे को क्या कीजिए m मान लीजिए, यहाँ पे लिखेंगे माना कि यहाँ पे 2 हो जाएगा ना, 2m³ प्लस 1, तो हम लोग लिखेंगे 2m³ प्लस 1 को क्या माना, m माना। तो ये क्या हो जाएगा, a³ बराबर 9m और ये क्या निकल गया, प्लस 1 निकल गया, ये बाहर में 1 जो है 1 निकल गया। ये समीकरण क्या माने थे, फर्स्ट माने थे, तो ये क्या हो जाएगा समीकरण सेकंड, ठीक है। इसको कहीं अर्थात में लिख लीजिएगा ब्रैकेट में। अब चलिए केस 3 की ओर चलते हैं। केस 3 में क्या करना है कि r का वैल्यू हमको क्या लेना है, 2 लेना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, a बराबर 3m प्लस 2, दोनों तरफ क्या करेंगे घन करेंगे, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ जब घन करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, a³ बराबर 3m प्लस 2 का होल क्यूब, और उसका सूत्र अभी लिखे हैं, वहाँ पे हो जाएगा a³ बराबर 3m का होल क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब प्लस 3a² b है, तो 3 a के जगह पे 3m², b के जगह पे 2, फिर प्लस हो जाएगा 3b² यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू 3m, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा यहाँ पे जब लाएंगे इसको तो ये हो जाएगा a³ बराबर क्या होगा 3m³ यानी कि 27
सर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, 27 m³ होगा, 3 तिया 9 तिया 27 m³। यहाँ पे +8 हो जाएगा, यहाँ भी प्लस 3 तिया 9 तिया 27 दूनी 54 हो जाएगा। यहाँ पे 27 दूनी 54 m² हो जाएगा ना, 54 m² हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 2 दूनी 4 तिया 12 12 तिया 36 m हो जाएगा यहाँ। ठीक है, ये सबसे अब हमको क्या करना है, कॉमन लेना है ना। तो a³ बराबर, इसको पहले तोड़िए, तोड़ेंगे तभी तो आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 गुनी 3m²³। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 9 गुनी 6m²। यहाँ पे हो जाएगा 9 गुनी 4m। ठीक है, इसको जब तोड़ना है हर जगह से क्या करना है, 9 को कॉमन ले लेना। यहाँ बचेगा 3m³ प्लस यहाँ पे बचेगा 6m²। ठीक है, इसके बाद देखिए हम लोगों को यहाँ पे एक थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था कि यहाँ पे स्क्वायर है, तो हम लोगों को यहाँ भी क्या करना पड़ता है, स्क्वायर लिखना पड़ता, जो कि हमने क्यूब लिख लिया था। इसके लिए सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा कि ये पूरे को क्या करना है, m मान लेना है। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 3m³ प्लस 3m² प्लस 1 को क्या करना है, m मान लेना। ठीक है, यहाँ पे उसी प्रकार से हो जाएगा प्लस यहाँ पे 4m, और ये 8 जो है बाहर में आ जाएगा। ठीक है, और ये पूरे को क्या करना है, m माना, m माना। तो a³ बराबर क्या हो जाएगा, 9m प्लस 8 आएगा। ये समीकरण हो गया। ठीक है, देखिए हम लोगों को प्रूफ जो करने के लिए कहा रहा था कि जब किसी धनात्मक पूर्णांक को लेंगे, उसको जब घन करेंगे तो क्या 9m आएगा, और फिर कह रहा था 9m प्लस 1 आएगा, 9m प्लस 8 आएगा। तो हम लोगों का समीकरण फर्स्ट सेकंड थर्ड में भी जब सॉल्यूशन किए तो उसका क्या निकल के आया वैल्यू, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8 और 9m। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एक लाइन, इसको मिटा देते हैं या फिर यहाँ पे मिटा देते हैं इसको। तो इसको जब हम लोगों को क्या करना है, एक लाइन में लिखना है कि समीकरण, अतः समीकरण फर्स्ट सेकेंड और थर्ड से यह स्पष्ट होता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक को घन करने पर उसका हल 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में होता है। दोस्तों यही लास्ट में हम लोगों को एक लाइन लिख देना था और यही हम लोगों का आंसर हो गया। ठीक है, तो दोस्तों ये चैप्टर जैसे कि ख़त्म हो गया। तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों मैं जो है आप लोगों को अगर क्लास 10th का मैथ पढ़ना है तो मेरे चैनल को फॉलो कीजिए। मैं इसी तरह से एक एक चैप्टर रोज़ प्रत्येक वीडियो अपलोड करूँगा, आप वहाँ से जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद दोस्तों।